गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, आई एम बैक। फिर से वापस आ गया। अब आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। चलो, तो देखो आज का जो लेक्चर है एनिमल फिजियोलॉजी का है। आज यूनिट स्टार्ट हो रही है आपकी 7 नंबर की और इसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझिए। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में है। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? थोड़ा ब्लड के बारे में देखेंगे। हाँ, थोड़ा हम ब्लड के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड किस तरह से हमारे बॉडी के लिए, फंक्शन के लिए एसेंशियल है, क्यों ब्लड हमारे अंदर पाया जाता है, कौन कौन से काम करता है। ठीक है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक बेसिकली हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका सब टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, हाँ हाँ, डेली क्लासेस इसी पर रहेंगी। ठीक है, तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। आज का इल्जाम ब्लड पर है। इस यूनिट से क्वेश्चन कितने आते हैं मैं बिल्कुल बता दूं। आज का जो यूनिट है, देखो इससे क्वेश्चन जो हैं आपके पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सब यूनिट का इक्वल वेटेज है, कुछ ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ें। हाँ, जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ें। और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, धन्यवाद मोइन अली। और देखो दूसरी बात ये भी है कि अगर आप महाराष्ट्र सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहे जहाँ से पढ़िए, चाहे जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, बस काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो ये खूनी कंपोनेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कहानी है खून की एक। ठीक है, चलिए खून हम पढ़ते हैं। खून, आती है बेटा, हमेशा हमेशा। देखो जब हम डिस्कस करते हैं ना, जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, तो हमेशा देखा करो, उसमें हम हमेशा यही बताते हैं कि आप लोगों को देखने में लगता है कि नहीं इक्वल वेटेज से नहीं आता, लेकिन हमेशा जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें इक्वल वेटेज से मिलता है। ऐसा थोड़ी कि हमने 5 साल पहले पेपर डिस्कस किया था और तब से आज तक डिस्कस ही नहीं किया, ऐसा तो नहीं है।
हर बार एग्जाम होता है और हर बार हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हर बार हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, अभी जो रीसेंट हुआ उसकी भी डिस्कशन कर रहे हैं, सभी जगह तो कर रहे हैं। तो हमारा यह मानना है कि सभी का इक्वल वेटेज होता है। ठीक है, चलो, और ये सब बातों पर विश्वास करना बंद करो कि नहीं नहीं इस बार तो पेपर अलग आया था, पिछली बार तो ऐसा आया था, इस बार तो ऐसा आया, अब ऐसा आने लगा। ये सब बकवास बातें हैं। जैसे जैसे एनालिसिस करके बता रहे हैं वैसे वैसे ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। खून, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन मिल करके बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये सब तो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम के ये तीन कंपोनेंट हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये तीनों मिलकर के ही ये सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व क्यों हुआ और किस में हुआ? हम कहते हैं ये इवॉल्व हुआ है मल्टी सेलुलर और मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म में एक समस्या ये आती है कि कुछ सेल्स की लेयर शरीर के डीप में है, टिश्यू के डीप में है, और डीप में होने के कारण उन तक ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या होता है कि वो सेल्स को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो सेल्स मर जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगी। तो उनको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता रहे, वहां से वेस्ट लाते रहें, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। और सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो न्यूट्रिशन को या ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है, चाहे वो जितना ही डीप टिश्यू में क्यों ना हो। साथ ही साथ सेल्स ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया है वो वहां से उठा के भी ले आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पर्पस क्या है? पर्पस है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन एटसेट्रा। ये मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। और देखिए होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट एक जैसा बना रहे, उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं।
शरीर का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पीएच पर। तो एक जैसा पीएच मेंटेन रहे, एक जैसी आयन कंसंट्रेशन सेल्स के अराउंड रहे, एक जैसा बॉडी टेम्परेचर रहे। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनल एनवायरनमेंट बदला, कुछ परिवर्तन इंटरनल एनवायरनमेंट में आया, तो सेल की फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हर सेल अपने सराउंडिंग से प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। सो बिकॉज एवरी सेल इज अफेक्टेड बाय इट्स सराउंडिंग, सो दैट द एनवायरनमेंट अराउंड द सेल शुड मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रहना चाहिए ताकि सेल की फिजियोलॉजी अफेक्ट ना हो पाए। तो जैसे मान लीजिए ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें, इसके आसपास ये सेल है, ये आसपास सेल है। अब होता क्या है कि कोई भी जिस चीज की कमी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से यहां पर ला दी जाती है। जैसे ग्लूकोज की खपत लगातार सेल के अंदर बढ़ रही होती है, तो ग्लूकोज को ब्लड से ला करके सेल के सराउंडिंग में डंप किया जाता है। न केवल ग्लूकोज, जबकि ऑक्सीजन को भी सेल के पास ला करके डंप किया जाता है। पर सेल से प्रोड्यूस हो रही CO2 को ब्लड के अंदर ले जाया जाता है, या अमोनिया को ब्लड के अंदर ले जाया जा रहा था। हो सकता है कुछ सेल्स अमोनिया प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये भी चला गया। तो आप देखोगे कि बहुत सारे वेस्ट, वो सब ब्लड में पहुंच रहे हैं सराउंडिंग से, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो सराउंडिंग से सेल अपटेक कर रही है। तो सेल कोई भी चीज अपटेक करना होता है या फेंकना होता है तो वो सराउंडिंग से ही करती है। ब्लड वहां से उठा करके जो एक्सेस होता है वो लेते जाती है, जो कम पड़ता है वो डंप करते जाती है। बस ब्लड का यही काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का यही काम है, सर्कुलेट करता रहता है। कुल मिलाकर सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर आप फंक्शन पढ़ो तो फंक्शन में तो एक बात निकल करके आएगी, ट्रांसपोर्ट और होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, और इम्यूनिटी मेंटेन करना। मतलब इम्यूनिटी के लिए आप जानते हो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, उसके कंपोनेंट भी, तमाम सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स भी, WBCs, ये सब ब्लड का ही पार्ट है। इसके अलावा हीमोस्टेसिस भी पाई जाती है। अब दो टर्म अलग अलग आपको मिले और इनका साउंड एक जैसा है। एक है होम्योस्टेसिस, जिसको हम कहते हैं कि ये मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट का, और दूसरा है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है? ये मेंटेन करता है क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम का। हाँ अच्छा, टाइम तो दिया, तो सर थोड़ा टाइम दीजिए नोट करने का, नोट करने का टाइम तो दिया। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। यस बिल्कुल सही बात है, हीमोस्टेसिस का मतलब ब्लड क्लॉटिंग से है। तो हम देखेंगे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना मतलब कहीं चोट लग जाए, चोट लगने के बाद खून बहने लग जाए, खून बहने को रोकना है ताकि ब्लड लॉस ना हो पाए, ब्लड का वॉल्यूम एक जैसा मेंटेन रहे, उसके लिए क्लॉटिंग स्टार्ट कर दी जाती है डैमेज वाली जगह पर। वो सब हीमोस्टेसिस का पार्ट है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम
कि इन 3 कंपोनेंट में पहले हम ब्लड की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से नंबर 1 है ब्लड, 2 है हार्ट और 3rd है ब्लड वेसल्स। तो पहला कंपोनेंट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और वो है ब्लड, ठीक है। नोट कर लिया इसको। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। शिवांगी, आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी चीज की और जरूरत पड़े ही ना, बस इतना ही काफी है। तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। चलो देखो, अब पढ़ते हैं हम ब्लड के बारे में। ब्लड के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? इसको हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इसको, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे सेल्स भी हैं, यानी ब्लड सेल्स भी हैं, और ब्लड का मैट्रिक्स भी है। अब इतने सारे कंपोनेंट हैं, कुछ नहीं चलेंगे, कोई मॉड्यूल कुछ मत पढ़ो, बस नोट्स जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, वही सफिशिएंट है। मॉड्यूल तब खोलना जब नोट्स में कोई लिखी बात आप पूरी तरह से समझ ना पाए हो, नोट ना कर पाए हो, तब। अदरवाइज मॉड्यूल को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। आपने जितनी रैंक पढ़ी है टॉप 10 के अंदर, यहां रिजल्ट में देखा होगा, वो सब नोट से पढ़ते थे, और मैं भी नोट से ही पढ़ता था। देखो किताब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताब खराब होती है, किताब मत पढ़ो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। किताब में टाइम बहुत खर्च होता है, समय आपके पास इतना नहीं है। किताब पढ़ने का समय क्या था? MSc, तब तो पढ़े नहीं। तो अब रहन दो, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ लो कहानी की तरह, जिससे कि बन जाए सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एवरी एग्जाम, यस, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेस से लेकर के आपको हम फर्श से अर्श तक आपको ले जाएंगे, तो आप चिंता ना करिए। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड सेल्स और ब्लड मैट्रिक्स भी होती है। जो ब्लड एक फ्लूइड है, वो होता है ओपेक, रेड कलर का होता है। इसका pH 7.4 के आसपास होता है। वॉल्यूम मेल के अंदर 5 से 6 लीटर तक होता है, और फीमेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो 4.5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। अब मेल के अंदर ज्यादा लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का। इसी के कारण इरिथ्रोपोएसिस ज्यादा होती है, और ज्यादा इरिथ्रोपोएसिस होती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेल के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, कारण है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है जो इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, ठीक है।
देखो मेरे पीछे लिखा है ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कई ऐसे सिग्नलिंग को ऑन करता है जिससे ग्रोथ होती है। ना केवल ब्लड सेल्स बढ़ते हैं जबकि मसल्स की भी ग्रोथ होती है, बोन का भी डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और इरिथ्रोपोइसिस ज्यादा होने का मतलब है आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होना। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक, ब्लड की डेंसिटी भी ज्यादा है। ब्लड की डेंसिटी ज्यादा है। ब्लड की विस्कोसिटी भी ज्यादा है। और ये सब वाटर से कंपैरिजन किया जा रहा है, वाटर से ज्यादा है। देखिए ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको नीचे की तरफ यहां पर बैठा हुआ ब्लड सेल्स दिखाई देगा। इसके बाद यहां पर सीरम दिखाई देगा और सॉरी प्लाज्मा दिखाई देगा। ये जो येलो कलर का पार्ट है दिस इज प्लाज्मा। और एक ट्रांसपेरेंट सा यहां पर दिखाई देगा फ्लूइड, और ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड इसको कहा जाएगा सीरम। बहुत बहुत हल्का फ्लूइड होता है ये, इतना भी डार्क नहीं होता, तो बहुत हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा सीरम दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या है, क्यों ये तीन अलग अलग लेयर बन गई। तो हम कहते हैं कि ब्लड में से अगर आप सारी सेल्स निकाल दो तो बचा हुआ फ्लूइड प्लाज्मा कहलाता है। और अगर प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा में से क्या हटा दिया बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में जनरली थ्रोम्बिन या फिर क्लॉटिंग फैक्टर में फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन कह सकते हो, फाइब्रिन हटा दिया या फिर हटा दिया क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिनका काम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको अगर हटा दिया तो बचा हुआ पार्ट जो है वो सीरम कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ब्लड को आप क्लॉट हो जाने दो तो ऊपर जो एकदम बिल्कुल पतली सी लेयर दिखाई देती है फ्लूइड की बिना क्लॉट हुई वाली, वो कहलाती है सीरम। नाउ सीरम के कंपोजिशन में क्या क्या है इसको देखते हैं। क्या क्या है कंपोजिशन ऑफ सीरम। सीरम के बजाय प्लाज्मा लिख लो। देखिए प्लाज्मा और सीरम के कंपोजिशन एक जैसे होते हैं, बस सीरम में क्या नहीं पाया जाता, क्लॉटिंग फैक्टर, और ये क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में पाया जाता है। बस इतना सा अंतर है, ठीक है, बस इतना याद रखिए, इतना सा अंतर है। अब आगे देखिए,
जो कंपोजिशन है इसमें आप एक बात तो नोट यहां पर कर ही लीजिए कि सीरम एंड प्लाज्मा हैज सेम composition except clotting factor। clotting factor को छोड़ दें तो सब में सेम कंपोनेंट पाए जाते हैं। सीरम डू नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर। बैक स्लाइड देखा तो आपने, क्लॉटिंग फैक्टर 8, फाइब्रिन और क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, चलो अब देखो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इसमें लिख रखा है। तो कंपोजिशन प्लाज्मा में सब सेम ही बताया, बस सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। खैर चलो ये देखते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मा में क्या पाया जाता है। 90 से 92% इसमें वाटर पाया जाता है, बाकी 8 to 10% पार्ट इसका सॉलिड होता है। 8 to 10% सॉलिड। ये जो सॉलिड पार्ट है यही ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक पार्ट या इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है ना। अब देखो आगे, इतना नोट कर लिया होगा आपने। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर ऑर्गेनिक पार्ट में क्या है। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। तो देखिए सबसे पहला पार्ट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑर्गेनिक पार्ट में वह प्रोटीन होता है। कितना? 7 to 9%। ठीक है, इतना ज्यादा, मतलब 8 से 10% हम कहते हैं सॉलिड पार्ट होता है। 8 से 10 में 7 से 9 तो मतलब वो जो टोटल परसेंट है उसमें सॉलिड पार्ट में 7 से 9% तो प्रोटीन ही हो जाता है। इतनी ज्यादा प्रोटीन पाई जाती। हाँ प्रियांशी, यही तो बताया मैंने कि प्लाज्मा कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर निकालने पे सीरम बनता है। सही बात है। और बाकी क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर 8 का क्या काम है, ये सब आगे आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। प्रोटीन 7 to 9%। मोस्ट प्रोटीन that present in plasma is synthesized by liver। most of the plasma protein synthesized by liver।
ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारे प्रोटीन हैं, बहुत सारे प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जा रही है? तो हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो 4 से 5% पाई जा रही है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। कैन होल्ड वाटर इन द ब्लड। नोट करते जाना, इस सब का मतलब मैं अभी बताते हूं। और इट कैन प्रिवेंट वाटर लॉस एट या फ्रॉम ब्लड लिख देना, फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू फ्लूइड। इन सब का मतलब हम समझेंगे। क्या कहा जा रहा है? एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, मतलब ये पानी को होल्ड करता है ब्लड में। यानी अगर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो ब्लड में पानी की मात्रा भी प्रेजेंट रहेगी। एल्ब्यूमिन की वजह से पानी ब्लड से निकल करके टिश्यू फ्लूइड के पास नहीं जा पाता। मान लीजिए ये ब्लड है और इस ब्लड के आसपास ये टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू है, टिश्यू के बीच बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर मान लीजिए अंदर एल्ब्यूमिन ज्यादा है, चलो ये बोल दिया, ये मान लीजिए ये एल्ब्यूमिन है, तो एल्ब्यूमिन अपनी सतह पर पानी को चिपकाएगा, होल्ड करके रखेगा। पानी इसकी वजह से ब्लड में ही मौजूद रहेगा क्योंकि एल्ब्यूमिन इसको अपनी सतह पर होल्ड करके रख रहा है, जिसकी वजह से वाटर ब्लड के अंदर ही रहेगा, ज्यादातर बाहर नहीं आएगा। यदि कभी एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो वाटर निकल करके टिश्यू फ्लूइड की तरफ आ सकता है, पर अभी तो नहीं आएगा। यानी टिश्यू फ्लूइड पर वाटर का लॉस नहीं होगा ब्लड से, क्योंकि एल्ब्यूमिन बैठा है और कह रहा है वाटर से कि तुम कहां जा रहे हो, ब्लड के पास मत जाओ, यहीं पर आओ, तो होल्ड करके रख रहा है। इसका मतलब है कि अगर लिवर किसी का गड़बड़ हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, तो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो उसके टिश्यू पर वाटर लॉस ज्यादा होने लग जाएगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि इफ देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो इट कैन कॉज मेरास्मस एंड क्वाशिरकॉर। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। एक बीमारी छोटे बच्चे में होती है तो एक एडल्ट में हो सकती है। प्रोटीन से की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी किस तरह से होती हैं? तो बात वही है, स्वेलिंग आ जाती है। सूखा रोग आपने सुना होगा कि पोषण नहीं है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है, उसके बाद भी स्वेलिंग इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि प्रोटीन तो है नहीं। तो बिना प्रोटीन के क्या हो रहा है? सारा वाटर लॉस होता जा रहा है। तो ये समस्या होती है कि टिश्यू पर वाटर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है ना।
तो ये बात ध्यान रखें आप कि अगर किसी व्यक्ति में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो उस व्यक्ति में क्या होगा, देखो ब्लड में से वाटर लॉस होने लग जाएगा टिश्यू फ्लूइड पर और स्वेलिंग आ जाएगी। एल्ब्यूमिन अगर ब्लड में मौजूद है तो वो वाटर लॉस नहीं होने देगा। मैरास्मस और क्वाशिरकोर ये दो बीमारियां हैं, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन सी हैं, हालांकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये कॉमन है, अब तो इंडिया में नहीं देखे जाते है ना ऐसे, पर इंडिया में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो पाए जा सकते हैं इन बीमारियों से पीड़ित। नेक्स्ट, हाँ लगभग लगभग एक जैसे सिम्टम हैं दोनों बीमारियों के। अब देखो दूसरी प्रोटीन कौन सी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 2 से 2.5% के आसपास ये पाई जा रही है और ये प्ले रोल इन इम्यूनिटी, ठीक है, एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल। तो देखिए टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन, कितने प्रकार के ग्लोबुलिन हैं। तो एक तो है अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरा है बीटा ग्लोबुलिन और तीसरा है गामा ग्लोबुलिन। ये 3 ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इनमें से जो अल्फा ग्लोबुलिन है ये प्रोड्यूस होता है लिवर के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन, ये सेरुलोप्लाज्मिन काम क्या करता है? ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन है। बीटा ग्लोबुलिन ये भी लिवर के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है और एग्जाम्पल है इसका ट्रांसफेरिन, ठीक है, आयरन ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन ये प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट और इसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो ये आप सब जानते हो। सेरुलोप्लाज्मिन बताया, तो सेरुलोप्लाज्मिन है
बीटा के ट्रांसफेरिन हैं और गामा के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। ठीक है, तो ये बात है। चलो, तो ये कहानी थी अब तक जो आपने पढ़ी। किसकी? ये कहानी थी ग्लोबुलिन की, राइट। अभी तो ग्लोबुलिन आपने पढ़ा, दूसरी प्रोटीन आपने पढ़ी। पहली आपने क्या पढ़ी? एल्ब्यूमिन। दूसरी आपने पढ़ी ग्लोबुलिन। और अब तीसरी प्रोटीन पढ़ने जा रहे हो, थर्ड प्रोटीन पढ़ने जा रहे हो जो प्लाज्मा में पाई जाती है, और वो है क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर भी एक तरीके का, मतलब तमाम सारी प्रोटीन ही तो हैं, और मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, most of clotting factor produced by liver। ये भी लिवर ही प्रोड्यूस करता है ज्यादातर। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो लिवर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी बात तो अलग है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब और कौन सी प्रोटीन है क्लॉटिंग फैक्टर? देखो, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हम लिखेंगे आगे चल करके, ठीक है, कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं। कुछ एंजाइम्स, प्रेजेंट इन प्लाज्मा प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन में पाए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं एंजाइम्स जो प्लाज्मा प्रोटीन में पाए जा सकते हैं? कोई बता सकता है कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन पाए जा सकते हैं? बताओ बताओ, किसी एंजाइम का नाम जानते हो? खूब ब्लड टेस्ट वगैरह तो कराया ही होगा, कभी ना कभी तो कराया ही होगा, तो आपको पता तो होगा ही कि कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होंगे। किसको पता है? बताओ बताओ, किसी प्रोटीन का नाम सुना है क्या? वेरी गुड। पर अमाइलेज, चलो अमाइलेज आपने बताया, ठीक बताया, गलत नहीं बताया, बताया तो आपने अमाइलेज। पर अमाइलेज जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है ये सब बहुत कम मात्रा में, जो आप बता रहे हो ना। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। देखो, प्लाज्मा प्रोटीन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखो इससे सवाल आते हैं। अमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया, ये दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर इंक्रीज हुए ये, तो इसका मतलब है कि पैनक्रियाटिक डिजीज होने की संभावना है। क्योंकि आप ही सोचो, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम ब्लड में बहुत कम रहते हैं। और ब्लड में कम रहने वाले ये एंजाइम, अगर मान लो ये ब्लड में ज्यादा दिखाई देने लग गए, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लड में लीक होकर के आ रहे हैं। ब्लड में लीक होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ
कि अगर ये ब्लड में लीक हो रहे हैं तो ये बात पक्की है कि ब्लड में लीक होने का मतलब क्या हुआ, पैनक्रियाज में डैमेज है। समझ में आई बात? तभी तो वहां का टिश्यू डैमेज है, तभी तो लीक होकर के आ रहे हैं। तो अगर इंक्रीज हुए तो पैनक्रियाटिक डिजीज हुई। ऐसे ही क्रिएटिन काइनेज है, ये भी बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर इंक्रीज हुआ तो या तो हार्ट या लिवर की डिजीज है। ऐसे ही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब हार्ट या फिर लिवर डिजीज है। ठीक है, ये 3 आपने पढ़ लिए। ठीक है ना? पैनक्रियाटिक डिजीज कैसे पता चलेगा? अरे भैया ब्लड का टेस्ट करो, जो एंजाइम ज्यादा है, ये ज्यादा कहां से हो गया, इसका मतलब ये एंजाइम जिस टिश्यू में पाया जा रहा था वो टिश्यू डैमेज हो रहा है ना? तो डॉक्टर यही तो करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर कोई बीमारी पता नहीं चल रही है, क्यों आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों आपका पेट भारी भारी रहता है, या दुनिया भर के जो सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं ये क्यों आ रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि एक काम करो, ब्लड टेस्ट करा लो। उस ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है और क्यों है। ठीक है? चलो आगे की बात करते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, इसके बाद कुछ और भी है। कुछ एंजाइम हैं जिनका नाम है एलानिन ट्रांस एमिनेज या फिर सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, यानी SGPT। ठीक है? अब ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है लिवर से। अगर इंक्रीज हो गया, लिवर में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है ना, लिवर में पाया जाने वाला एंजाइम है, अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि लिवर डिजीज है। ऐसे ही एक दूसरा भी है, इसका नाम है एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज या फिर सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांस एमिनेज, SGOT। ये भी इंक्रीज होता है लिवर डिजीज में। एक और एंजाइम है जिसको हम अल्कलाइन फॉस्फेटेस कहते हैं, और अल्कलाइन फॉस्फेटेस इंक्रीज होता है बोन डिजीज में। ठीक है, बोन वाली डिजीज में ये इंक्रीज हो जाता है कि बोन का डैमेज है शायद।
इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, ये तो सारे एंजाइम्स हो गए। ये सभी एंजाइम्स, इनको क्लिनिकल मार्कर कहा जा सकता है। क्लिनिकल मार्कर का मतलब, एंजाइम्स को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्लिनिकल मार्कर हैं। और क्लिनिकल मार्कर का मतलब हुआ कि ये किसी बीमारी के इंडिकेटर हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही है। तो दे एक्ट एज क्लिनिकल इंडिकेटर, किसी बीमारी के इंडिकेटर हो सकते हैं, क्लिनिकल इंडिकेटर। ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, इसके बाद और क्या है, और क्या प्लाज्मा में पाया जाता है? इसके अलावा और पाया जाता है लिपिड्स। जैसे हमने यहां पर पढ़ा, क्लॉटिंग फैक्टर पाए गए। क्लॉटिंग फैक्टर के अलावा ये तो सारे प्रोटीन हो गए, राइट? एक और प्रोटीन लिख लो, एंजाइम्स के बाद एक और प्रोटीन लिख लो, डी के बाद ई लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ये यूज होता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में इस्तेमाल होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इसके अलावा हम अभी तक पहले सिर्फ प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, प्रोटीन हमने पढ़ा, ये दैट वाज फर्स्ट पार्ट। प्रोटीन में हमने एल्ब्यूमिन पढ़ा, एल्ब्यूमिन के बाद हमने ग्लोबुलिन पढ़ा, ग्लोबुलिन के बाद हमने पढ़ा क्लॉटिंग फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर के बाद हमने एंजाइम पढ़ा, और एंजाइम पढ़ने के बाद अभी हमने कहा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, जो इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ने वाले हो, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में आप देखोगे इस्तेमाल होंगे, है ना? इम्यूनोलॉजिकल पाथवे है कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा कंपोनेंट है वह है लिपिड। लिपिड भी तमाम तरीके के हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को देख लीजिए, चाहे आप फ्री फैटी एसिड को देख लीजिए, या कोलेस्ट्रॉल को देख लीजिए, ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ अमाइनो एसिड्स ये भी देखने को मिलते हैं। अमाइनो एसिड्स, सबसे मेजर पार्ट कौन से अमाइनो एसिड होते हैं जो देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में? ग्लूटामीन और एलानिन। आखिर यही क्यों? ये अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा क्यों? उसमें से भी ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है। देखिए, ये मोस्ट अबंडेंट होने के पीछे एक कारण है, ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। दीज आर मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। दीज आर मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो किसी भी अमाइनो एसिड में इनको बदला जा सकता है, मतलब ज्यादातर अमाइनो एसिड इन्हीं से बनाई जाती है, इसलिए बढ़िया है ट्रांसपोर्ट इनका कराओ। फालतू अलग अलग अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट क्यों कराना, इन्हीं को कराओ ट्रांसपोर्ट, और लिवर में ले जा करके इनको बदल दो। तो ऐसा किया जा सकता है। अमाइनो एसिड्स के अलावा ये तो देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है? हाँ, दोनों ही सबसे ज्यादा हैं, लेकिन ग्लूटामीन, दोनों में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? ग्लूटामीन का है, ठीक है ना? तो
हमने कहा ब्लड में कौन कौन से ऑर्गेनिक पार्ट पाए जाते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गेनिक पार्ट पाए जाते हैं, इसका जवाब मैंने माय लॉर्ड दिया किससे? मैंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन भी कौन से सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। उसके बाद हमने ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा। ग्लोबुलिन एक नहीं तीन ग्लोबुलिन को हमने पढ़ा, अल्फा बीटा और गामा, और तीनों के एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। एल्ब्यूमिन की एक बात है कि इन्फेक्शन होने पर एल्ब्यूमिन की मात्रा घट जाती है और ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनेगी, यानी गामा ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन एल्ब्यूमिन उस समय थोड़ा कम हो जाता है। तमाम सारे पार्ट पढ़ने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ब्लड के अंदर, खून के अंदर कई सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में न केवल प्रोटीन शामिल है, जबकि फैटी एसिड्स भी हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, दुनिया भर की बातें हैं। इसके अलावा अब हम इसी ब्लड के अंदर मौजूद तमाम सारे इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करेंगे। ब्लड के अंदर मौजूद इनऑर्गेनिक पार्ट, कैटायंस, एनायंस। कैटायंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। एनायंस में क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, और बाइकार्बोनेट। ठीक है। कैटायंस में क्या पाए जाते हैं? कैटायंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे कैटायंस कहे जाते हैं। अब कैटायंस को कैटायंस क्यों कहा जाता है, ये भी एक मुद्दा है। तो योर ऑनर, कैटायंस को कैटायंस कहने के लिए ये आयंस खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे आयंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ भागे, ऐसे आयंस को क्या कहा जाना चाहिए? ऐसे आयंस को तो कैटायंस कह दिया जाना चाहिए। ऐसे आयंस जो एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भागें, उनको एन आयंस कहा जाना चाहिए। ठीक है ना? एनायंस का मतलब एनोड की तरफ भागने वाले आयंस। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ऐसे आयंस जो एनोड की तरफ भागेंगे, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर यकीनन तौर पर उसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ भागने वाले आयंस के खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इनका नाम एनायन रखा गया, और कैटायंस का नाम कैटायंस इसलिए रखा गया, ये ऐसे आयन हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर की तरफ भाग रहे हैं? कैथोड की तरफ भाग रहे हैं, यानी उनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है माय लॉर्ड, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे हैं, कैथोड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, ये बात साबित हो गई। इसमें से एक आयन जिसको बाइकार्बोनेट कहा जा रहा है, ये मेजर बफरिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है ना? मेजर बफरिंग सिस्टम बनाएगा। नाउ ब्लड के इन सब इनऑर्गेनिक पार्ट को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। अभी पहुंच नहीं पाई है, अदालत की काफी सारी कार्यवाही करना बाकी है, लेकिन आज की सभा, आज की जो कोर्ट है, उसको मुलतवी करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ब्लड के अंदर ये सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट या इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं पाए जाते, इनके कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स भी हैं। तो प्लाज्मा की कहानी तो खत्म हुई,
प्लाज्मा ब्लड का वह पार्ट था जिसमें से सेल निकाल दिया गया था। लेकिन अगर हमें ब्लड भी पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, तो यानी इस प्लाज्मा में फिर हमको सेल भी शामिल करना पड़ेगा। जब हम सेल शामिल कर लेंगे जब हम सेल शामिल कर लेंगे तो क्या होगा? कौशल शेख कह रहे हैं कि वकील साहब आज फॉर्म में सेल भी शामिल करना होगा तब वो ब्लड कहलाएगा, राइट? तो अब हम उसके सेलुलर पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। वैसे तो सेलुलर पार्ट को सर आप लॉ करना चाहते थे क्या? अरे नहीं भाई, लॉ नहीं करना चाहते थे, मैं मूवी बहुत देखता हूं, है ना। तो आज तो मैं वकील बना हूं, कल कुछ और बन के पढ़ाऊंगा, परसों कुछ और बन के पढ़ाऊंगा। मैं जो देख लेता हूं वही पढ़ाने लगता हूं ठीक है। आज का जो दिमाग में आ जाता है, जैसे आपको समझ में आ जाए बस। हाँ, आज मैं खून पढ़ा रहा हूं, इसलिए आज मैंने लाल रंग का कपड़ा पहना है। अरे मैं गुस्से में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलो सेलुलर पार्ट अब देखते हैं। हाँ भाई, अरे हॉलीवुड ही देखते हैं। कल ओपनहाइमर देख के आए, आप लोग भी देखो। पता है ओपनहाइमर आप देखोगे बड़ा मजा आएगा। सारा इतिहास और सारी साइंस, उस समय की सारी साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। ओपनहाइमर देख के आओ, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड की। देखिए सेलुलर पार्ट में क्या क्या सेल्स हैं। आरबीसी तो है ही, कोई डाउट नहीं है, और है ही नहीं, सबसे ज्यादा है। द मोस्ट abundant cells of blood, ठीक है ना। अब देखो आगे, आरबीसी के अलावा प्लेटलेट्स दूसरे नंबर पर आती हैं। प्लेटलेट्स को कहा जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। कोई मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं जिसमें बड़े से न्यूक्लियस हैं, और इन्हीं सेल्स के न्यूक्लियस, इन्हीं सेल के जो साइटोसॉल हैं, इसी साइटोसॉल के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ऐसे बन बन के ऐसे टूटते रहते हैं। तो इसी से बनती है प्लेटलेट्स। यही है मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट्स के टूटे हुए टुकड़े क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स। चलो आगे, प्लेटलेट्स तो बात समझ में आ गई आपको कि बड़े से मेगा कैरियोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स टूटते रहते हैं, क्योंकि बड़ा सा कैरियन या न्यूक्लियस है,
इसलिए मेगा कैरियोसाइट्स, उसके टूटे हुए टुकड़े प्लेटलेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स भी पाए जाते हैं। देखो कितने प्रकार के सेल्स पाए जा रहे हैं, प्लेटलेट्स पाए जा रहे हैं, आरबीसी पाई जा रही है और ल्यूकोसाइट्स पाए जा रहे हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब जिसको कलर ही ना हो, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स। इनमें आप देखेंगे तो देखो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इन सब को देखें कि सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स कहलाते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स इज 70% ऑफ टोटल आरबीसी, सॉरी टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, आगे यूसिनोफिल, ये भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं। यूसिनोफिल्स, अब देखो ये नाम इसका यूसिनोफिल इसलिए होता है क्योंकि ये इयोसिन नाम की डाई से स्टेन हो जाती है, एसिडिक डाई है इयोसिन। न्यूट्रोफिल्स का नाम न्यूट्रोफिल्स इसलिए है कि वो ऐसी सेल्स हैं जो कि न्यूट्रल डाई से, एसिडिक या बेसिडिक दोनों से स्टेन हो जाते हैं। बेसोफिल्स ऐसे हैं जो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। अब इन सब की कहानी आप पढ़ोगे जरूर, कहां पर? इम्यूनोलॉजी में। पर देखिए 25% टोटल डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और 5% से भी कम टोटल डब्ल्यूबीसी का ये यूसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स बनाते हैं। अब इनमें से जो लिम्फोसाइट हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये कहे जाते हैं अग्रैनुलोसाइट, और बाकी के तीनों कहे जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। कौन कौन? चाहे न्यूट्रोफिल हों, चाहे इयोसिनोफिल हों, इयोसिनोफिल्स, या फिर बेसोफिल्स हों, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, चलो अब यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से ये सेल्स ग्रैनुलोसाइट्स या अग्रैनुलोसाइट्स कहे जा रहे हैं। ये जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं या ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं ग्रैन्यूल्स के कारण ये डाई से स्टेन होती है, और जिसके क्लियर साइटोप्लाज्म रहते हैं उनको अग्रैनुलोसाइट कहा जाता है। मैं ब्लड सेल्स में सिर्फ इतनी कहानी बता रहा हूं, आगे की कहानी आप कहां पढ़ते हो? आगे की कहानी आप पढ़ते हो इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, मैं आपको
ये जरूर बताऊंगा कि ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं। तो जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स इसको कहा जाएगा हिमैटोपोएसिस। ये हिमैटोपोएसिस है। तो हिमैटोपोएसिस कैसे होती है, ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं? तो हम कहते हैं कि जो भी ब्लड सेल्स हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, यानी HSC। इसको तो मैं इतना देर तक तो रुकता हूं, आप क्या करते हो? आप नोट ही नहीं करते, मैं क्या करूं? हर एक स्लाइड पर मैं इतनी देर देर तक रुकता हूं, तब भी आप नोट नहीं करते। कर लिया नोट? चलो ठीक है। चलो तो हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है। ये एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या होता है कि इसकी पोटेंसी मल्टीपल सेल टाइप बना लेने की है। ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये मल्टीपल सेल टाइप बना ले। ठीक है, तो मल्टीपल सेल टाइप कैसे बनाती है? देखो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सेल क्या, हम सबसे पहले जाइगोटिक सेल की बात करें कि जो जाइगोट है वो क्लीवेज डिवीजन से डिवाइड होकर के 2 सेल स्टेज बनाता है, 4 सेल स्टेज आती है, 8 सेल स्टेज आ जाती है, 16 सेल स्टेज आ जाती है। देखो इस यहां से लेकर के 8 सेल स्टेज तक तो ये टोटीपोटेंट होते हैं। और टोटीपोटेंट का मतलब ये हुआ कि इनमें हर एक सेल, जो 8 सेल है वहां तक हर एक सेल में पोटेंशियल है कि वो डिवाइड होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले, इसलिए उसको टोटीपोटेंट कह रहे हैं। पोटेंशियल है कि वह कंप्लीट सेल बना ले। लेकिन जब ये 16 सेल स्टेज पर आते हैं तो इनका पोटेंशियल घट जाता है। 8 सेल पेरिफेरी पर हैं, ये 8 सेल आगे चल करके ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ही आगे चल करके फॉर्मेशन करते हैं प्लेसेंटा का। बाकी के जो सेल्स हैं, बाकी के जो 8 सेल अंदर हैं, ये 8 सेल अंदर इनर सेल मास कहलाते हैं। और ये इनर सेल मास प्लूरीपोटेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? प्लूरीपोटेंट। ठीक है, अब देखो प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल घट गया। कोई एक चीज है जो नहीं बना पाता, यानी इनर सेल मास से प्लेसेंटा तो नहीं बन पाएगा। भाई अगर टोटल ऑर्गेनिज्म बनाना है तो प्लेसेंटा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब इनर सेल मास के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह प्लेसेंटा भी बना ले। इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम हो गया है। ये सब कुछ बना सकती है लेकिन एक चीज नहीं बना सकती। अब इसको टोटल पोटेंशियल तो नहीं बोलेंगे, इसलिए पोटेंशियल घट गया है
हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि यह प्लूरीपोटेंट है। तो इनर सेल मास किस तरीके की है? प्लूरीपोटेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक इनर सेल मास को अगर आपने ऐसे निकाला, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है या प्लूरीपोटेंट, हाँ स्टेम सेल मान लेते हैं इसको, स्टेम सेल है। तो प्लूरीपोटेंट के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो मल्टीपल लीनिएज में जा सकती है, बहुत सारे अलग अलग। जैसे इसी को देख लीजिए, इसी से आगे चल करके हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बनेगी, या इसी से कह दो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से 3 जर्म लेयर बनती हैं। इसी से आगे बनेंगी 3 जर्म लेयर, जिनसे सब कुछ बनने वाला है। 3 जर्म लेयर का मतलब इसी से बनने वाली है एक्टोडर्म, इसी से बनने वाली है एंडोडर्म, इसी से बनने वाली है मीजोडर्म। अब इनकी भी पोटेंशियल ऐसी है कि ये भी प्लूरीपोटेंट कहलाएंगी। ये भी बहुत कुछ बना सकती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बना सकती। जो बहुत कुछ बना पाए पर सब कुछ ना बना पाए, फिर वो प्लूरीपोटेंट है। जो सब कुछ बना ले वो टोटीपोटेंट है। ठीक है ना, समझ गए? प्लूरी वर्ड जो है वो प्लूरल से आया है। सिंगुलर प्लूरल आप जानते हो ना, एक वचन बहुवचन। पता नहीं पढ़े लिखे हो कुछ बचपन में, अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, वही अंग्रेजी है बचपन वाली। प्लूरी, प्लूरी का मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब यानी ये प्लूरल है, इसलिए लिखा है प्लूरी। ठीक है ना। अब देखिए आगे, हम कह रहे हैं कि ये है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब चलो सेलेक्ट कर लेते हैं हम एंडोडर्म को। तो जो एंडोडर्म है, इस एंडोडर्म को हम कह रहे हैं कि ये है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। यही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आगे चल करके डिवाइड होती है और इनमें से कोई एक सेल बन जाएगी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म HSC लिखा हुआ है। ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन देखो, अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बन गई, नोट कर लिए? नोट करने में ज्यादा दिमाग लगाओ। और समझने में भी लगा दो। नोट कर लिए होगे तो देखो, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बन गई। इसको कहा जा रहा है ये अब मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट का मतलब मल्टीपल टाइप की सेल बना सकती है किसी एक लिनिएज में, मल्टीपल टाइप की सेल। तो कैसे मल्टीपल टाइप की सेल? देखो, इसी स्टेम सेल से, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से आप देखोगे कि WBC भी बन रही हैं, तमाम तरीके की। WBC में आप देखोगे ग्रैनुलोसाइट भी बन रहे हैं, और आपको दिखाई देगा अग्रैनुलोसाइट्स भी बन रहे हैं। इसके अलावा आपको RBC भी बनते दिखाई देंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देने वाली हैं। तो मल्टीपल टाइप की सेल तो बनाएगी। ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, खूब सारी सेल्स बना पा रही है ना। तो चलो देखते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से कैसे क्या बनता है।
पहले देख लें ये हो कहाँ रहा है। साइट फॉर हिमेटोपोएसिस किस जगह पर हो रहा है? साइट क्या है हिमेटोपोएसिस की? तो साइट फॉर हिमेटोपोएसिस में लिखा हुआ है कि हिमेटोपोएसिस की जो साइट है वो चेंज होती रहती है एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पर अलग अलग हो सकती है। जैसे अब इसके बारे में थोड़ा समझिए कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज पर डिफरेंट साइज चेंज हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे आप देखें कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पर, यानी जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वहां पर आप देखेंगे तो हिमेटोपोएसिस योक सैक में होती है। इसके बाद जब फीटस स्टेज आ जाती है तो वहां पर आप देखोगे कि लिवर या स्प्लीन में हिमेटोपोएसिस होती है। लिवर में भी होती है और स्प्लीन में भी होती है, तो लिवर में ज़्यादा और स्प्लीन में थोड़ी कम। और लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन, यानी 8वें-9वें महीने में जब बर्थ होने वाला रहता है गेस्टेशन पीरियड का, 8वें-9वें महीने में, इसके अलावा ये तो गेस्टेशन का लास्ट मंथ हो गया, फिर वहां से लेकर के बर्थ जब किसी इंडिविजुअल की होती है और उसके डेथ तक आपको देखने मिलेगा कि ये बोन मैरो में हो रहा है। किसी एडल्ट में बोन मैरो में ये देखने को मिलता है। तो ये 3 जगह है जो चेंज हो रही है, योक सैक, लिवर या स्प्लीन और बोन मैरो। तो गेस्टेशन पीरियड का लास्ट मंथ से लेकर के आखिरी जीवन भर बोन मैरो तक, बोन मैरो में ये सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जो ब्लड बनाएंगी। ठीक है, नोट कर लिया इसको। देखिए, बात यह है कि जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल या कोई भी स्टेम सेल जब डिवाइड करती है तो उनमें से एक सेल तो चली जाएगी सेल्फ रिन्यूअल में, और दूसरी सेल डिवीजन में जाएगी और डिफरेंशिएशन भी होगा उसका। ठीक है ना? तो एक सेल है जो डिवीजन डिफरेंशिएशन में जा रही है और दूसरी सेल्फ रिन्यूअल में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सेल डिवाइड होगी माइटोसिस से जब डिवाइड होगी तो डिवाइड होने पर इस तरीके से 2 सेल बनेंगी। इनमें से एक सेल पुरानी वाली स्टेम सेल की जगह ले लेगी और दूसरी वाली डिवीजन में जाएगी। सेल्फ रिन्यूअल के कारण आप देखोगे कि हमेशा जो स्टेम सेल्स हैं उनमें हमेशा ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो स्टेम सेल्स मेंटेन करती हैं इट्स नंबर,
अपने नंबर को मेंटेन करती हैं, नंबर को मेंटेन करती हैं। और कहां पर प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में? तो हम ये कहते हैं कि देखो, सभी बोन मैरो में एक बराबर आरबीसी का प्रोडक्शन या ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन एक बराबर नहीं होता। हाँ, तो एंडोडर्मल ही तो लिखा है, एंडोडर्म से ही तो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं। देखो, देखिए अब यहां पर क्या होता है कि सेल्फ रिन्यूअल का मतलब क्या हुआ, ये फिर से रिन्यू हो जाती हैं। ठीक है ना, फिर से रिन्यू हो जाती हैं। अरे देखो भाई, जो मीजोडर्मल ओरिजिन की सेल्स होती है ना, अगर किसी को, जैसे मीजोडर्मल कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन के कौन कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा मीजोडर्मल ओरिजिन वाले सेल पाए जाते हैं। ठीक है, बोन, कार्टिलेज और मसल, ये सब मीजोडर्मल ओरिजिन के पाए जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स भी मीजोडर्मल ओरिजिन का पाया जाता है। हालांकि जो ब्लड सेल्स भी हैं वो भी शायद मीजोडर्मल नहीं, एंडोडर्मल ओरिजिन की पाई जाती हैं। मीजोडर्म एंडोडर्म से इंटरैक्ट करता है और इस तरह से पाई जाती हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक बार देख लेना, इसकी ओरिजिन पता कर लेना क्या है। मीजोडर्मल ओरिजिन का तो पता है, सेल्स शायद मीजोडर्म से ही डिराइव होती हैं। सही किसी ने कहा है मीजोडर्मल ही होना चाहिए, मेरे को ऐसा याद तो आ रहा है। बात ठीक कहा किसी ने, है ना, मीजोडर्मल शायद होता है। देखना अभी ये पढ़ोगे, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो पढ़ने ही वाले हो। ठीक है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्म के बीच में शायद, देख लेना। मुझे लग रहा है कि सही बात है, किसी ने मीजोडर्म जो कहा है वो ठीक बात है, मीजोडर्मल ओरिजिन वाले ही हैं शायद। ठीक है ना, चलो मीजोडर्म के ही होंगे शायद। ब्लड वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स तो मीजोडर्मल होती है। ठीक है, शायद ये भी मीजोडर्मल की है। वैसे तो इसको आप पढ़ने वाले हो। अभी आपकी कौन सी यूनिट चल रही है? विशाल सर ही आपको पढ़ाएंगे, देख लेना, पढ़ लेना। हाँ, मीजोडर्मल होगा, है ना। हाँ, तो मीजोडर्मल ही होगा बेटा, ठीक है, सही बात करी किसी ने। तो देखो, जिस भी किसी ओरिजिन की हो, उसके बाद आप देख रहे हो कि पोटेंशियल घटता जा रहा है। आगे आप देखिए कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हम कह रहे हैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको जरा ध्यान से सुनना, सेल्फ रिन्यूअल वाली प्रॉपर्टी। मीजोडर्मल ही है, हाँ तो फिर ठीक है, कंफर्म है, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म ही है, सही बात है। मैट्रिक्स तो वही प्रोड्यूस कर रहा है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन का ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हम कह रहे हैं कि स्टेम सेल्स क्या करती हैं? सेल्फ रिन्यूअल कर सकती हैं। सीलोम वगैरह, हाँ, ये एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब देखो, सेल्फ रिन्यूअल का मतलब समझो। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि जैसे 100 सेल हैं,
मान लीजिए ये 100 सेल्स थी, 100 सेल्स में डिवाइड हो गई और ये कितनी बन गई, 200 सेल बन गई। 200 में से 100 वापस से स्टेम सेल की तरह रिएक्ट करने लगी और बाकी के सेल जो है वो डिवाइड और डिफरेंशिएट करके जो बनाना है वो बना रही है, चाहे ब्लड सेल्स बनाना है या कुछ भी बनाना है तो वो बना रही है। इसको कहा जाता है सेल्फ रिन्यूअल। इसी प्रॉपर्टी के कारण स्टेम सेल कही जाती हैं। पर आप ये जान लें कि बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स की प्रेजेंस दूसरे स्ट्रोमल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। 50,000 सेल में कहीं एक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दिखाई दे रही हैं। 1 आउट ऑफ 50,000 स्ट्रोमल सेल हैं, तो इसमें से एक जो है वह है स्टेम सेल, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो में। और ये अपनी नंबर मेंटेन करने की कोशिश करती हैं इसी सेल्फ रिन्यूअल से। तो हम कह रहे हैं कि बट स्टेम सेल मेंटेन इट्स नंबर बाय सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल से अपना नंबर मेंटेन करते हैं। अब एक बात आप ये भी सुनिए कि क्या जीवन भर ये अपना नंबर मेंटेन कर पाते हैं? अगर ऐसा है कि स्टेम सेल अपना नंबर मेंटेन करते हैं, ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है जज साहब कि अगर ये अपना नंबर मेंटेन करते हैं तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापे में भी उतनी ही तेजी से आरबीसी प्रोड्यूस होना चाहिए? पर क्या ऐसा होता है? क्या जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो किसी एज्ड पर्सन में क्या उतनी ही तेजी से आरबीसी प्रोडक्शन होता है? नहीं होता। उतनी तेजी से तो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या यह बात झूठ है? क्या यह बात झूठ है? नहीं, यह बात झूठ नहीं है। हम जानते हैं कि बिल्कुल हम जानते हैं कि यह नहीं हो सकता, पर फिर भी ऐसा देखने को तो मिलता है। अब देखो क्या हो रहा होगा जब आप देखोगे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल की सेलुलैरिटी, परसेंटेज सेलुलैरिटी, तो आपको देखने को मिलेगा कि एज के साथ साथ बोन मैरो में यह सेलुलैरिटी कम होती जाती है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें सेलुलैरिटी बड़ी तेजी से घटती है एज कंपेयर टू एक्सियल बोन। एक्सियल बोन वो हड्डियां हैं जो आपके बॉडी के एक्सिस पर पाई जाती हैं, ठीक है ना? आपके बॉडी के एक्सिस पर जो हड्डियां पाई जा रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सियल बोन। पर जो आपके हाथ पांव की हड्डियां हैं, बड़ी हड्डियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लॉन्ग बोन्स। एजिंग टीलोमियर की वजह से, ओह ये बात गलत है, टीलोमियर की लेंथ को मेंटेन किया जाता है स्टेम सेल में। तो टीलोमियर वाली कहानी सोमैटिक सेल पर लागू हो सकती है पर स्टेम सेल्स पर लागू नहीं होती। वो सेल जो डिफरेंशिएट हो रही हैं उनमें लागू हो सकती है, पर स्टेम सेल तो जीवन भर डिवाइड कर सकते हैं। पर फिर भी क्यों स्टेम सेल की सेलुलैरिटी कम होती है उसका रीजन जानना पड़ेगा। देखिए पहले तो ये देख लें कि ये जो ग्राफ है, पहला है वर्टिब्रा, दूसरा है स्टर्नम और तीसरा है रिब्स।
ये तीनों हैं एक्सियल बोन, और ये 4 और 5 नंबर जो है ये क्या है, फीमर टीबिया। इनको कहा जाता है लॉन्ग डिस्टल बोन्स। ठीक है, इनको कहा जाता है लॉन्ग डिस्टल बोन्स। तो आप वैसे भी देख लें कि फीमर और टीबिया में 20 ईयर्स तक सेलुलरिटी घट जाती है, लेकिन जो एक्सियल बोन होती हैं उसमें लंबे समय तक सेलुलरिटी रहती है, वो आरबीसी प्रोड्यूस करती हैं, पर फिर भी एज के साथ साथ कम क्यों होती है? मतलब सवाल यह है कि अगर सेलुलरिटी मेंटेन कर रही है तो एज के साथ साथ कम क्यों हो रही है? तो ये बात तो साफ साफ देखी जा रही है कि सेलुलरिटी कम होती जा रही है। तो इसका रीजन क्या है? रेप्लिकेटिव सेनिसेंस या डीएनए डैमेज। देखिए, हर बार सेल को डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है, ये बात आप जानते हो। तो रेप्लिकेशन के समय अगर कोई गलती हो गई और उस गलती को ठीक नहीं किया जा पाया, तो क्या जिस सेल के डीएनए गलत इंफॉर्मेशन वाले हैं उस सेल को डिवाइड करना चाहिए? हमने अभी पिछली ही क्लास में पढ़ा था कि उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए, पिछले हफ्ते ही पढ़ा था। जो सेल गलत इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए, उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, वरना आगे भी सेल में गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, और अगर आगे भी इंफॉर्मेशन गलत ट्रांसफर होगी तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। क्या हो सकता है? कैंसर हो जाए। इसलिए बेहतर सी बात है, बड़ी आसान सी बात है कि नहीं, ये ईयर की छोटी सी बोन का नाम नहीं है। वर्टिब्रा, स्टर्नम और रिब्स हड्डियों के अंदर उनके जो बोन मैरो हैं उनमें भी देखिए समय के साथ साथ, एज के साथ साथ सेलुलरिटी घटती हुई आ रही है। देखो, सेलुलरिटी कम होती हुई आ रही है। और जो फीमर और टीबिया है इसमें तो सेलुलरिटी बिल्कुल कम हो गई है, 0 पर पहुंच गई है। ग्राफ कैसे समझते हैं भैया? इसको भी आप नहीं जानते? ये देखो कि कोई एक पॉइंट चुनो, एज का मान लो हमने एक पॉइंट चुन लिया, ये रहा, हमने एक पॉइंट यहां चुना। अब कौन सी बोन में कितनी सेलुलरिटी है ये आप यहां से देख सकते हो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे सेलुलरिटी का ग्राफ और नीचे डाउन होता जा रहा है, स्लोप की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यही तो बताया है यहां पर कि एज के साथ साथ सेलुलरिटी घट रही है। सेलुलरिटी घटने का मतलब है कि कम होते जा रहे हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की संख्या कम हो क्यों रही है? वो तो अपना नंबर मेंटेन करते हैं ना, तो कम क्यों हो रही है? तो हम उसको तो देखेंगे, लेकिन एक्सियल बोन्स को देख लें कि एक्सियल बोन क्या है। बॉडी की एक्सिस पर पाए जाते हैं। जो आपका रिब केज है ना, जिसके अंदर आपके फेफड़े सुरक्षित हैं, ये रिब केज, इस रिब केज के अंदर ही है ये वर्टिब्रा, स्टर्नम और रिब्स। ठीक है ना? आप इसी में देखोगे कि इन हड्डियों में जो स्टेम सेल्स पाई जाती हैं वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक आरबीसी प्रोड्यूस करती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एज के साथ साथ इनमें भी सेलुलरिटी घटने का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि सेलुलरिटी लगातार लगातार घटती जा रही है। देखिए, घटती जा रही है। क्यों घट रही है? कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है रेप्लिकेटिव सेनिसेंस। रेप्लिकेटिव सेनिसेंस का मतलब है करिश्मा। करिश्मा ये फ्रेश नया कोर्स ही है आपका, एनिमल फिजियोलॉजी नई यूनिट शुरू हुई है। लास्ट क्लास उन बच्चों से कहा जा रहा है जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे पुराने भी हैं। ठीक है ना? अब देखो,
घट क्यों नहीं? रेप्लिकेटिव सेनेसेंस, मतलब हर बार देखो डिवाइड करने से पहले रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, और जब रेप्लिकेशन होगा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, और गड़बड़ इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर नहीं करना है, इसलिए सेल को अरेस्ट किया जा सकता है। और जब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी या सेल डिवाइड नहीं होगी, उस सेल को हम कह देंगे कि अब ये डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो मान लीजिए 100 सेल थी, 100 सेल थी और लगभग 20-30 डिवीजन के बाद एक सेल गड़बड़ हो गई, क्योंकि हर बार रेप्लिकेशन करना पड़ रहा है, जितनी बार रेप्लिकेशन करना पड़ रहा है गड़बड़ की संभावना उतनी ज्यादा है। और स्टेम सेल्स तो हमेशा से रेप्लिकेशन कर रही है, डिवाइड कर रही है, रेप्लिकेशन कर रही है, डिवाइड कर रही है, रेप्लिकेशन डिवाइड, रेप्लिकेशन डिवाइड, रेप्लिकेशन डिवाइड, रेप्लिकेशन डिवाइड। 100 में से कोई एक सेल गड़बड़ हो गई और अब उसने कहा कि अब भैया हो गया है अरेस्ट, मैं डिवाइड अब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर डीएनए डैमेज है, तो उस सेल को डिवीजन से बाहर निकाल दिया गया। अब टोटल स्टेम सेल की संख्या कितनी बची? 100 से घट करके 99 बची, 99 बची। अब 99 रेप्लिकेट डिवीजन, रेप्लिकेट डिवीजन, रेप्लिकेट डिवीजन, रेप्लिकेट डिवीजन, हो सकता है एक सेल और गड़बड़ हो गया इस कड़ी में। सेल्फ रिन्यूअल जो हो रहे थे अब 100 के बजाय 99 के बजाय 98 ही बचे। ऐसे धीरे धीरे हो सकता है 10-20 साल में पता चला 80 सेल ही बचे। 40-50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है 60 सेल ही बचे, और जैसे जैसे 60 साल की उम्र तक आप पहुंच गए तो हो सकता है अब 55% या 50% ही सेल बचे हैं। 70 की उम्र तक जाते जाते हो सकता है अब आपके पास 40% ही सेल बचे हैं जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि कोई ना कोई सेल जो है वो गड़बड़ होती जाती है और वो डिवीजन से बाहर जाती रहती है। सेनिसेंस का मतलब होता है मार मार के अधमरा कर देना, किसी सेल को इतना मारो पीटो कि वो सेल दोबारा डिवाइड करने की, डिवीजन करने की हिम्मत ना कर पाए, उसको कहा जाता है सेनिसेंस। एनिमल के केस में सेनिसेंस यही होता है कि सेल साइकिल को अरेस्ट कर देना सेनिसेंस कहलाता है। दूसरा तो होता है तरीका एपोप्टोसिस। अगर सेल एपोप्टोसिस में चली जाती है तो सेल तो मर ही जाएगी, पर सेनिसेंस का मतलब है सेल जिंदा तो है पर डिवाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि एज के साथ साथ सेलुलैरिटी घटती जाती है। अब देखो सेलुलैरिटी, जैसे आपने अभी देखा कि जो लॉन्ग डिस्टल बोन्स हैं, जैसे फीमर हो गया या टीबिया हो गई, बड़ी हड्डियां, इनमें ये इसका मान लीजिए प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है उसकी सेलुलैरिटी ज़्यादा है, डिस्टल एंड की सेलुलैरिटी कम होती है। मतलब लंबी हड्डियों में ये जो शरीर के नज़दीक वाला हिस्सा है ये प्रॉक्सिमल एंड है और जो दूर वाला हिस्सा है वो डिस्टल एंड है। समझ में बात आ रही है? प्रॉक्सिमल, डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल एंड पर सेलुलैरिटी फिर भी ज्यादा होती है, डिस्टल एंड पर सेलुलैरिटी कम होती है। तो हड्डियों के इन कोने में सेल्स उतनी तेजी से खत्म नहीं होंगे जितनी तेजी से एग्जॉस्ट हो जाएगा डिस्टल एंड। ठीक है, अगर डैमेज रिपेयर हो जाए तो सेम रहेगा, लेकिन देखो ये सब इतनी बार करना पड़ता है कि क्या होता है जानते हो? कोई ना कोई सेल चली ही जाती हैं। अरे करिश्मा, आपने जब एडमिशन लिया तो सब आपको बताया गया है, और क्या सबको पढ़ाया जाएगा।
आपको सारी यूनिट पढ़ाई जाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि आधे पर से पढ़ा के छोड़ देंगे, इसलिए थोड़ी एडमिशन करा है। यस, विजय कुमार, विजय दीनानाथ चौहान, एकदम सही कहा आपने। ठीक है, ओके, तो चलिए ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब बात है कि आखिर किसकी वजह से हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में ऐसा क्या है कि दो में से कोई एक सेल सेल्फ रिन्यूअल में जा रही है। तो हम कहते हैं देखो यहां पर एक कोई BIM1 नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जिस सेल में एक्सप्रेस कर जाता है, दो में से जिस भी किसी सेल में एक्सप्रेस कर जाएगा वो सेल्फ रिन्यूअल में जाता है। ठीक है, और जिसमें GATA2 एक्सप्रेस करते हैं वो आगे डिवीजन और डिफरेंशिएशन में जाएंगे। इसके बाद जब डिवीजन होगा तो हो सकता है किसी में GATA1 नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस करें। अगर ऐसा हुआ तो ये सेल माइलॉइड या इरिथ्रॉइड ब्रांच की सेल बनाएगी, और अगर मान लीजिए इकैरोज एक्सप्रेस हुए तो ये लिम्फॉइड ब्रांच की सेल बनाएगी। लिम्फॉइड ब्रांच जिसमें बी सेल, जिसमें टी सेल, जिसमें NK सेल और जिसमें डेंड्रेटिक सेल्स आते हैं। ठीक है, तो कौन सी सेल क्या बनाएगी ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो माइलॉइड या इरिथ्रॉइड ब्रांच है, अगर इसकी बात करें कि माइलॉइड इरिथ्रॉइड ब्रांच, इसमें अगर मान लीजिए CST एक फैक्टर है या ग्रेनुलोसाइट साइटोस्टैटिक फैक्टर, ये अगर एक्सप्रेस करने लग जाएं तो ये बन जाएगा अग्रेनुलोसाइट और ये बन जाएंगे ग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट बनेंगे और ग्रेनुलोसाइट में बनने वाले हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। इसके अलावा कुछ मास्ट सेल भी बन सकते हैं और कुछ मेगा कैरियोसाइट भी बन सकते हैं। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट को अगर सिग्नल मिल जाए किसका, थ्रोम्बोपोएटिन का, अगर सिग्नल मिल जाए तो ये बन जाता है
थ्रोम्बोपोएटिन के सिग्नल मिलने से क्या बन जाएगा, ये प्लेटलेट। ठीक है, तो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बेटा, अलग अलग तरह की सेल्फ डिफरेंशिएट होकर के बन रही है इनकी वजह से। तो आपने अब तक देखा कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सेल्फ रिन्यूअल में जाएगा। तो सेल्फ रिन्यूअल में जाने के लिए जहां BIM1 एक्सप्रेस कर गया है वो सेल्फ रिन्यूअल में जाएगा, अगर GATA2 एक्सप्रेस करें हैं तो वो डिवीजन डिफरेंशिएशन में जाएगा। डिवीजन डिफरेंशिएशन में भी जैसे डिवाइड हुआ तो दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस हुए अलग अलग सेल्स में, एक में इकेरोस और एक में GATA1। GATA1 जिसमें एक्सप्रेस हुआ है वो सेल को इस रास्ते पर ले जाएगा, माइलॉइड और इरिथ्रॉइड, यानी उसे RBC बनेगी और बाकी की सेल्स बनेंगी। और जो इकेरोस जिसमें एक्सप्रेस हुआ है उससे लिम्फॉइड ब्रांच बन रही है, यानी ये सारी सेल्स बन रही हैं। लिम्फॉइड ब्रांच में देखो बी सेल्स, टी सेल्स, NK सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स आ रही हैं, जबकि माइलॉइड इरिथ्रॉइड ब्रांच में आप देख रहे हो कि ये WBC की सेल्स है और ये पूरी WBC की सेल्स है, और इरिथ्रॉइड ब्रांच अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं जिसमें RBC का प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। थ्रोम्बोपोएटिन एक सिग्नल है, थ्रोम्बोपोएटिन सिग्नल मिलने से मेगा कैरियोसाइट ने प्लेटलेट प्रोड्यूस किया। थ्रोम्बोपोएटिन ये एक सिग्नल है, जब ये मेगा कैरियोसाइट को मिलता है तो मेगा कैरियोसाइट टूटने लगता है और वो प्लेटलेट प्रोड्यूस करता है। MCST और GCST क्या है, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, ये कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम कल करेंगे। तो BIM है, BIM ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सेल को स्टेम सेल की तरह बना देता है। ठीक है,